जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम द एग्ज़ाम पोर्टल के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है ध्रुव का, वो हम करवा रहे हैं आप सभी लोगों को। अभी तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जो विकास सर हैं इनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपके जो आपके इनके 100 प्रैक्टिस सेट होंगे, इससे आपके 50 से 60% जो होंगे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसे लगाना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू जो दरोगा का सिलेबस है उसी को मद्दे नज़र रखते हुए दिया गया है, जो आपके एग्जाम में निश्चित यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना सबसे छोटा राज्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा, गोवा। ठीक है, गोवा दोस्तों क्या है तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम जो है, सिक्किम वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है, तो आपके पास राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो जनसंख्या में आपका सबसे बड़ा राज्य होगा आपके पास यूपी, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में टॉप राज्य हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो वो यूटी कौन सा हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल में, तो लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद कौन आता है, जम्मू कश्मीर आता है। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो जाएगा, यूटी में सबसे छोटा। अगर हम सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा यूटी हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मतलब कि क्षेत्रफल में, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन सा, लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा, लक्षद्वीप हो जाएगा। 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जो क्रियाशील अधातु तत्व यहाँ पे कौन हो जाएंगे, सीजियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और लिथियम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारे पास सीजियम, ये सॉरी फ्लोरीन है, ये क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक अभिक्रिया क्रियाशील जो है वो अधातु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सीजियम का तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व की हम बात करें, कौन सा, विद्युत धनात्मक तत्व, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कौन सा, सीजियम होता है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व। ठीक है, अगर उसको हम बात करें कि जो सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाला तत्व कौन सा होता है, तो सर्वाधिक जो विद्युत बंधुत्व, ठीक है, विद्युत बंधुत्व की अगर हम बात करें बंधुत्व की, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन जो होता है सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाला वो होता है। और जो लिथियम होता है दोस्तों, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, लिथियम होता है सबसे हल्का धातु। अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा जो 22 अप्रैल होता है, 22 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च की हम बात करें तो 22 मार्च दोस्तों क्या होगा, विश्व जल दिवस होगा। जल दिवस, या नहीं तो आप बोल सकते हैं बिहार दिवस भी हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रयाग प्रशस्ति में किसे एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किसे एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला वाला बताया गया है दोस्तों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे, उसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन था। और हरिसेन के द्वारा ही क्या लिखा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का जो नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन, वो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। और लक्ष्मी दोहित जो है, इसी का क्या है? उपनाम है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करें कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होगी बिहार की, वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 345 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 345 किलोमीटर जो है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। वहीं पूर्व से पश्चिम की हम बात करें, तो पूर्व से पश्चिम की दोस्तों बात करें अगर, तो पूर्व से पश्चिम जो है भारत की लंबाई, सॉरी बिहार की लंबाई, वो 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किसने किया था? तो आर्थिक उदारीकरण, जैसे आपने सुना होगा एलपीजी का कॉन्सेप्ट, ये कब आया था? 1991 में आया था। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? उस वक्त प्रधानमंत्री थे। लेकिन हम बात करें उसके वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जो थे, वो कौन थे? जो वित्त मंत्री थे उस वक्त। कौन? जब एलपीजी आया था 1991 में, उस वक्त जो वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, और इन्हीं के द्वारा ये नीति को लागू किया गया था। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? उस वक्त प्रधानमंत्री थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। कह रहा है कि डकार राजधानी कहाँ की है? तो दोस्तों डकार जो है ना, ये कहाँ की राजधानी हो जाएगी? तो सेनेगल की राजधानी कहाँ पे होगी? डकार हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों घाना की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगी। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट में हो जाएगी। कौन सी? घाना की राजधानी। आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ट्यूनीशिया है, इसकी राजधानी कहाँ पे होगी? ट्यूनिस होगी। कहाँ पे? ट्यूनिस होगी, ट्यूनीशिया की राजधानी। और हम युगांडा की दोस्तों बात करें अगर, तो युगांडा की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तो कंपाला हो जाएगा। कहाँ पे? कंपाला हो जाएगा युगांडा की कैपिटल राजधानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 164 के तहत जो है ना, इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख जो है ना, वो किस संविधान में है? तो 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं जो है ना, कार्य एवं शक्ति का उल्लेख है। कार्य एवं शक्ति का उल्लेख जो होगा वो किस में है? 167 अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो आंत में जो है पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का जो वहन किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा जो है आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अगला है कि मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो मगध की राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से वैशाली जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शिशुनाग, कालाशोक, बिंबिसार और उदयन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिशुनाग के द्वारा जो है ना, वो पाटलिपुत्र से वैशाली किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि कालाजार उत्पन्न करता है? तो दोस्तों जो कालाजार उत्पन्न करता है, ये कौन करता है? तो ये जो है तो दोस्तों लिस्मानिया नामक जो है आपके पास एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, जो क्या करता है? आपके कालाजार को उत्पन्न करता है, लिस्मानिया। ठीक है, आप तो ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जो पुदुचेरी है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूनतम किसका होगा? दमन एवं दीप का होगा। किसका? न्यूनतम जो लिंगानुपात हो जाएगा 2011 के जनगणना अनुसार यूटी में, तो कौन सा? दमन एवं दीप का हो जाएगा लिंगानुपात सबसे कम।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। देखिए दोस्तों, आपको हम बताए थे ना, विधानसभा जो है ना आपके 170 में है और विधान परिषद किस में है, आपके पास 171 में है। ठीक है, देखिए विधानसभा किसकी बात करें, 170 के तहत कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो न्यूनतम आपके पास 40 होनी चाहिए और अधिकतम कम से कम 500 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है दोस्तों। तो कुछ में कंडीशन लगा हुआ है जिसे आप देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे सॉरी 40 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 60, एक सेकेंड 60, सॉरी 60। तो न्यूनतम जो होना चाहिए 60 और अधिकतम कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास का आंसर हो जाएगा 60 और 500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। जो राष्ट्रीय आय होती है हमारे पास, ये किसके बराबर होती है, तो दोस्तों ये होती है एनएनपी एमपी के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो भारत में जो संघ की कार्यपालिका होती है, इसके जो वास्तविक प्रधान होते हैं, वो वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वो कौन सा प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या होते हैं, औपचारिक रूप से यहाँ पे होते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर कितना होगा। तो दोस्तों इसे आप बना लेंगे, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 64.10 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 2πAB हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, वो है मार्शल। कौन है, मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, मार्शल हो जाएंगे। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्रमवार यानी कि मतलब बदल बदल कर जो कृषि करते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, उसे बोलते हैं फसल चक्र कहते हैं। गौतम बुद्ध के समय वत्स देश का शासक कौन था, तो गौतम बुद्ध के समय जो है वत्स देश था, उसके शासक कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये कौन थे, उदयन था। कौन था, उदयन। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में किस देश से संधि कर लिया था। दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है ना आपके बिहार दुर्गा प्रश्न जो 1275 का एग्जाम हुआ था, इसमें प्रश्न पूछा गया था, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसमें इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी के साथ हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है, और रंध्र का छिद्र क्या होता है दोस्तों, जब द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र क्या होगा यहाँ पे, जब फूलने के बाद क्या होगा, वह खुल जाएगा। क्या होगा, खुल जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमिकरण की नई आर्थिक नीति आपको हम बताए थे 1991 में आया था। ठीक है, 1991 एलपीजी से बोलते हैं, और एलपीजी में कौन प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और वहाँ पे वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। तो यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति की घोषणा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कब किया गया था, तो दोस्तों इसकी घोषणा किया गया था, आप ध्यान रखेंगे, ये 24 जुलाई 1991 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकला कौन था, चित्रकार कौन था दोस्तों, कांगड़ा कहाँ का है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सॉरी हिमाचल प्रदेश का है चित्रकला। तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा ये कौन थे, तो मोलाराम थे। कौन थे, मोलाराम थे, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो आप सभी को ध्यान रखना होगा, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर होगा, आपके पास न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1965 में यूएनडीपी की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगा था, इसके प्रस्तावक कौन थे, तो आप सभी ध्यान रखना होगा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो प्रस्तावक दोस्तों कौन हो जाएगा, तो सर जॉन सॉर था। कौन था, सर जॉन सॉर था अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जब माध्यम के कण से के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश हो तो उसे क्या कहते हैं। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, उसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का बताया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र बताया था दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा, उसका नाम क्या था उन व्यक्ति का, उसका नाम था NK पालकीवाला। ठीक है, जो संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे। आपको हम कल भी बताए थे दोस्तों, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं उसमें जो तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे कौन, ब्रह्मदत्त। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। और पहले कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। कौन से, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे तीसरे सत्याग्रही। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं खादर। और पुरानी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन होंगे, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, मॉन्टेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान को स्वीकृति दी थी। तो अशोक मेहता समिति द्वारा जो है वो पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल को सॉरी दो स्तरीय मॉडल अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल को संस्तुति दी गई थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब बनी थी, 1977 में, 1977 में बना था। ठीक है दोस्तों, इसी समय एक जो है त्रिस्तरीय कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति दिया था। ये कब बना था दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति जो बना था 1957 बना था। कब, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बना था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जानते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, इसे हम लोग जानते हैं कोपरा के नाम से। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता COPRA। ठीक है, उपभोक्ता जो हमारे पास संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, कोपरा के नाम से जानते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे क्या होती है, एक संरचना होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया के क्या होता है, पीछे होता है। क्या होता है, कॉर्निया के पीछे होता है। चलिए, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसको मनोनीत कर सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो शेखपुरा है, शेखपुरा, यही क्या होगा, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा, शेखपुरा। ठीक है, और बिहार का जो सबसे पुरुष कम साक्षर कहाँ पे है दोस्तों, पूर्णिया में क्या होगा, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे अधिक कहाँ पे दोस्तों पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, तो रोहतास में सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16:1 हो जाए। तो दोस्तों आप इसे बना लेंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष के बाद अनुपात 4:5 हो गया। राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आप तो ध्यान रखेंगे कितनी हो जाएगी, 14 ईयर, 14 हो जाएगी यहाँ पे। जीवा ने एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदा तथा उससे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा, तो उस पर 125 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप लोग याद कर लेंगे इसका, तो कितना आएगा आपके पास, तो दोस्तों 500 रुपये इसका लाभ हो जाएगा। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वो 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, उन्हें 90 प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रस्तावक कौन थे। जो विशिष्ट द्वैतवाद है दर्शन,
इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो वो होंगे विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य होंगे। कौन है? रामानुजाचार्य कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद के क्या होंगे? प्रवर्तक यहाँ पे हो जाएंगे। अलबर्ती खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? तो अलबर्ती खान की मृत्यु के बाद जो नवाब बना था वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था जो बंगाल का नवाब बना था अलबर्ती खान की मृत्यु के बाद। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी की जीवनी लिखी गई है? यानी कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी की जीवनी लिखी गई है? तो दोस्तों वो कौन सी खिलाड़ी हो जाएंगे आपके? तो तो ये राहुल द्रविड़ का, ठीक है। द नाइस गाय टू फिनिक्स फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी का जीवनी लिखा गया है? तो दोस्तों तो राहुल द्रविड़ के जीवनी को लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्लेइंग इट माई वे किसका लिखा गया? तो प्लेइंग इट माई वे जो है ना, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर क्या है? प्लेइंग इट माई वे किसका है? सचिन तेंदुलकर जी का ये आपके पास आत्मकथा हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी? तो आमेर के किस प्रकार के शासक जो था उसको अकबर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी? उस शासक का नाम दोस्तों क्या था? मानसिंह क्या था? मानसिंह था जिसको अकबर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के से शुरू हुआ और समाप्त हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि 1857 क्रांति जो होती है वो कहाँ शुरुआत होती है? मेरठ से शुरुआत होती है। कब? 10 मई 1857 को शुरुआत होती है। लेकिन ये कब समाप्त हुआ था? तो आप सभी ध्यान रखना होगा। इसकी समाप्ति हुई थी, ये हुई थी 20 जून 1858 को इसकी समाप्ति होती है, ठीक है। 20 जून 1858 को इसकी समाप्ति होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को निलंबन से संबंधित है? तो दोस्तों जो हमारे पास अनुच्छेद 19 है जिसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये किस अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकार के निलंबन संबंधित हो जाएगा? तो आप सभी को ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 358 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी 358 जब भी लगेगा ना तो अनुच्छेद 19 जो है अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैकाले के पठार की हम बात करें तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो आप सबको ध्यान रखना होगा, जो मैकाले पठार है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वत देखने को मिल जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है दोस्तों। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना होती है। बिहार के 10 जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। दोस्तों बिहार का जो जिला है हमारे पास कौन सा हो जाएगा जहाँ पे कोसी नदी और गंगा नदी मिलती है? वो से कौन सा? कटिहार, ठीक है। कटिहार के कुर्सेला में जो है कोसी नदी और गंगा नदी क्या होती है? एक जगह मिलती है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे विलयन को कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। संघनन डैश परिवर्तन की प्रक्रिया होती है? तो संघनन दोस्तों कौन सी परिवर्तन प्रक्रिया होती है? आप सभी को ध्यान रखना होगा। संघनन जो होती है दोस्तों ये होती है कौन से? वाष्प के द्रव में। क्या होती है? वाष्प के द्रव में जब चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संघनन के नाम से जानते हैं। किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं? तो दोस्तों ये किसका कथन है आपको बताना है। तो आप सभी तो ध्यान रखेंगे, ये जो है आपके पास जॉन डाल्टन के द्वारा कहा गया था कि सभी द्रव चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में संबंधित है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण से कौन यहाँ पे संबंधित हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास राइबोसोम है यही क्या होंगे? आपके प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित हो जाएंगे। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? तो पौधे के तनों की परिधि में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण से होती है आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगी आपके तो पास विभजोतक की विधि से, ठीक है। पौधे के तने की परिधि में वृद्धि होती है यानी मोटाई जो बढ़ती है वो किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो पास विभजोतक के कारण से होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की जो गति होती है ये किसका उदाहरण होता है आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ये आपके पास एक समान त्वरण गति का उदाहरण होता है। किसका? एक समान त्वरण गति का उदाहरण होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ना जी, इसका मान क्या होता है? 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? दोस्तों श्वसन जो हमारे पास होती है वो किस प्रकार की होती है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन क्या होती है प्रकार का? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होगा और ना ही जब क्षारीय होगा तो किस रंग का होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो वो
बैगनी कलर का हो जाएगा। कैसा? बैगनी कलर का हो जाएगा। जब लिटमस का ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तब उसका रंग कैसा होगा? बैगनी रंग का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? कौन सा ऐसा है जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, जो क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत जो होता है, वो क्या होता है दोस्तों आपके पास? तो आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है? आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 फीट होती है। कितनी होती है? 20 फीट इसकी लंबाई लगभग होती है। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग टिप में होती है? तो दोस्तों ये किस में होती है आपको बताना है। ये होगी कौन सी? ऑक्सीजन हार्मोन होती है। किससे? ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पे क्या होती है? प्रभावी होती है। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की दोस्तों इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो क्या होगा? आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जो है ये आधी हो जाएगी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को अंकित करता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो तर्जनी होती है ये किसकी दिशा को अंकित करता है? तो आप सभी को ध्यान रखना होगा, इसकी दिशा जो होती है दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा को क्या करती है? तो इंगित करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा तर्जनी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध जानवी लिखा हुआ है। जानवी, जानवी कौन सा शुद्ध वर्तनी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी यहाँ पे है, यही क्या है? शुद्ध वर्तनी लिखा है जानवी का। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार पैदा होते हैं उस विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। कह रहे हैं कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो दोस्तों प्रख्यात जो है यहाँ पे इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है पर उपसर्ग हो जाएगा प्रख्यात में। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? तो दोस्तों ये कब हो जाएगी? आपके पास 3:12 पर हो जाएगी। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अगर परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद जो दिन होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना होगा, ये होगा आपके पास शुक्रवार। शुक्रवार यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये आपके पास गुणनखंड है, इसमें कितनी अभाज्य संख्या शामिल है? तो आप इसे देखेंगे, इसमें 30 अभाज्य संख्या क्या होगी? शामिल हो जाएंगी। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो माउंट ब्लैक जो है वो आल्प्स पर्वत की क्या होगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? दोस्तों वित्तीय आपात की हम बात करें तो ये जो होती है कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है वित्तीय आपात को लागू होने की, क्योंकि अभी तक वित्तीय आपात जो है अभी लागू हमारे देश में नहीं हुई है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आप सभी को ध्यान रखना होगा, इसका विचार जो हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और यूएसए के संविधान से है ना उद्देशिका के विचार को लिया गया है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह जो है ना इसका विवरण जो है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का विवरण किया गया है। संगमनेर का युद्ध शिवाजी द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध मुगलों एवं मराठा के मध्य किस वर्ष हुआ था? तो संगमनेर का युद्ध जो है ना शिवाजी द्वारा लड़ा गया था। कह रहे हैं कि आखिरी युद्ध मुगलों एवं मराठों के मध्य में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये आखिरी युद्ध हुआ था ये आपके 1679 ईस्वी में आखिरी युद्ध हुआ था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों पंचवर्षीय योजना यहाँ पे क्या होती है? कौन होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पे हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले किस क्रम के व्यक्ति हैं? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जो है ना को ये बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं और मरणोपरांत इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 में। तो ये किस क्रम के व्यक्ति हो जाएंगे? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपको ध्यान रखना होगा, ये जो होंगे 15वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, मरणोपरांत क्या है दोस्तों, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये मरणोपरांत क्या है कि मरणोपरांत कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो 15वें क्रम के व्यक्ति हो जाएंगे मरणोपरांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक औपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? आपको ध्यान रखना होगा, सामंतवाद हो जाएगा। यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पुरोगामी है? यह किसने कहा था कि राज जो है ये व्यक्ति का पुरोगामी होता है? तो दोस्तों ये कहा गया था, अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि राज्य जो होता है वो व्यक्ति का क्या होता है? पुरोगामी होता है।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होता है इसके चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए तो होता है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और कोई लाभकारी पद पर अधिकार ना होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो होगा ये लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करें कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा करना होना चाहिए, उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अयोग्य होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है कि कोई लाभकारी पद का अधिकार ना हो। हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं होगा। चलिए, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो भारत में जो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता है इस पर कौन सी समिति बनाई गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो समिति बनाई गई है वो कौन सी समिति हो जाएगी? तो तारापोर समिति हो जाएगी। ठीक है, जो समिति होती है आपसे इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई है? तो ये कौन सी होगी? तारापोर समिति बनाई गई। कौन सी? तारापोर समिति जो है वो किस पे बनाई गई है? तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने करने वाले कौन है? तो सबसे पहले दोस्तों माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे, ये किए थे रेगनर फिक्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग किया गया था इकोनॉमिक्स में, किसने किया था? रेगनर फिक्स के द्वारा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों जो स्वराज दल है इसकी स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन से यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। जो हमारे पास ऑप्शन सी है यही क्या है, यहाँ पे गलत दे रखे हैं, मर्ज यहाँ पे होगा। एट स्ट्रीच आइडियम्स, इसका जो मुहावरे हमारे पास दे रखे हैं एट स्ट्रीच, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? सिद्धार्थ जो है ना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। और दोस्तों कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। कौन सी राज्य सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा जब विधवा पुनर्विवाह जो है योजना की शुरुआत की गई है? यह है झारखंड के द्वारा। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सांसद जो खेल महाकुंभ 3.0 है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो दोस्तों INS जटायु है इसको कहाँ पे नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में जो है कमीशन किया गया है INS जटायु को। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई है? यानी कि ऐसा मेट्रो जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, तो भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है इसकी शुरुआत किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके कहाँ हुई है? बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो गई है। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है आपको बताना है। यहाँ पे क्या है कि डेनिस फ्रांसिस्को, फेलिमन यांग, अमीना जे मोहम्मद और एंटोनियो गुटेरस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फेलिमान यांग जो है यही क्या होंगे, इसका आंसर होगा जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे। किसका नाम क्या हो जाएगा? तो फेलिमान योंग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जो हमारे पास है क्या है क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका नाम क्या होगा? PT उषा जी है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। किसमें? भारतीय ओलंपिक संघ में। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो गणतंत्र दिवस 2025 है इसके जो मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन होंगे? प्रोबोदो सुबियांतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 मिशन को जो लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम क्या था? तो उसका नाम था PSLV C57 PSLV C57 जो है ना इसके द्वारा जो है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो PM मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान जो है ये किस देश द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये कुवैत के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा दिया गया है।
वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 है ना, इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो ये भारत के द्वारा जीत लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कहाँ की गई है? तो जैसलमेर राजस्थान में की गई है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अम्बेडकर जो स्कॉलरशिप योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? ये दिल्ली में होती है अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत। और दोस्तों लास्ट बार हमारे पास है कि वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेजर 2024 का जो मेजर ध्यानचंद यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा, मनु भाकर को यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो एग्जाम पोर्टल है, इसके प्रैक्टिस सेट 2 को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को अपलोड करने जा रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट को देखना, अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।